हेलो एवरीवन। ये सिर्फ पिछले वाले पार्ट का ही रहा हुआ भाग है, उसमें टेक्निकल एरर के कारण बीच में रुक गया है। तो मैं अंतःबोध और सामूहिक प्रतिनिधित्व इग्नू के नोट से बता रही थी कि क्या उसमें दिया हुआ है। तो ये पहले वाले का ही पार्ट है। तो ये उसके साथ ही मैं अटैच कर दूँगी, मतलब उसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दूँगी। तो आप दोनों को साथ में लगा के देखिएगा, पहले उसको फिर इसको। और इस तरह से होने के लिए सॉरी। अब चूँकि उसमें मैंने 40 मिनट का जो वीडियो है एक्सप्लेन कर दिया है काफ़ी कुछ उसमें नोट्स में, और इसमें बस थोड़ा सा ही बाकी रह गया है ये कंप्लीट होने में। तो फिर चलिए शुरुआत करते हैं। इसको कनेक्ट करने के लिए पिछले वीडियो से मैं फिर से स्लाइड इसकी चला दे रही हूँ सामूहिक प्रतिनिधान का, कि मैंने कहा इसमें उस पिछले वीडियो में वहाँ तक बताया है, जहाँ तक वहीं आके रुकूँगी। अंतःबोध और सामूहिक प्रतिनिधान के बारे में बताया था कि कैसे अंतःकरण करने के बाद सामूहिक प्रतिनिधान जो होता है वो विकसित हो जाता है। और जब हम उसको उसके सेंस को मतलब लेने लग जाते हैं उसी अर्थ में, तो वो कैसे सार्वभौमिक हो जाता है, यूनिवर्सल रूप से लागू हो जाता है। यहाँ पे मैं बता रही कि कैसे वो सर्वव्यापी हो जाता है किसी भी चीज़ को लेके। और एक बात और है, लोगों के बीच में जो संपर्क एक अवधारणा द्वारा स्थापित होता है, उसमें दूसरी ओर अनुभव बोध सेंसेशन व्यक्ति की जैविक रचना और व्यक्तित्व से संबंधित होता है, या ना तो अलग किया जा सकता है और ना ही दूसरे व्यक्तियों को दिया जा सकता है। क्योंकि जो जैविक अभिव्यक्ति है, जैसे कि काले और गोरे को लेके जो शुरू से बहुत सालों से ये रहा है कि काले गोरे को अमेरिका वगैरह में बहुत विवाद है काले और गोरे में। तो ये क्या है, जैविक आधार है, गोरे और काले का विभेद। इसके लिए जो अवधारणाएं बनी उसी के आधार पे उन लोगों ने उसको एक तरह से सामूहिक रूप से एक सोच बनाया। और ये हुआ कि गोरे लोग जो हैं वो शासन करने के लिए बने हैं और काले शासित होने के लिए। ये भी एक कॉन्सेप्ट आया। तो काफ़ी सालों तक काफ़ी देश जो हैं जो रंग भेद की नीतियों के कारण प्रभावित रहे हैं, जैसे साउथ अफ्रीका, जहाँ पे गांधी जी ने आंदोलन चलाया, तो उसके बाद वहाँ पे ये भेद जो है वो कम हुआ। और अभी भी ये चीज़ें रंग के आधार पे काफ़ी भेदभाव किए जाते हैं। तो जबकि व्यक्तियों के बीच जो विचार विमर्श और सभी बौद्धिक संप्रेषण अवधारणाओं के आदान प्रदान से संभव हो जाता है। इस प्रकार अवधारणाएं और विचार की श्रेणियाँ जो होती हैं निश्चित रूप से आवश्यक अवैयक्तिक प्रतिनिधान है। इन्हीं के द्वारा बोध संरचनाएं और मानव बौद्धिकताएं परस्पर समझी जाती हैं। यानी समुदाय ही उत्पत्ति करता है अवधारणाओं की, ऐसा ही दुर्कheim का मानना है। उसी आधार पर ये बात कही गई है कि अवधारणाओं की उत्पत्ति कहाँ से होती है, समुदाय से होती है। अवधारणाएं व्यक्ति विशेष की मानसिक स्थिति से नहीं बनती है। अगर ये कहा जाए कथन तो गलत होगा कि क्या अवधारणाएं मानसिक स्थिति से बनती हैं व्यक्ति विशेष की। तो यहाँ पे ये बात भी क्लियर हो गई। दुर्कheim के अनुसार अगर देखा जाएगा तो समुदाय अवधारणाओं की उत्पत्ति का स्रोत होता है, ना कि व्यक्ति विशेष मानसिक उसका जो स्तर होगा वो। ये समूह या सामूहिकता की सहयोगी प्रकृति से पैदा होती है। व्यक्तिगत अनुभव बोध से विचार की श्रेणियां अधिक स्थिर होती हैं। इससे अभिप्राय है कि सामूहिक प्रतिनिधान व्यक्तिगत प्रतिनिधान की अपेक्षा अधिक स्थिर है। क्योंकि व्यक्तिगत प्रतिनिधान क्या होगा, अगर हमारा व्यक्तिगत कोई भी विचार हमारे आधार पर बनेगा, अंदर के आंतरिक मन के आधार पर, तो वो बदल भी सकता है। लेकिन सामूहिक अगर प्रतिनिधान की बात करें तो किसी भी अवधारणा को कितने सालों से हम देखते आ रहे होंगे, कुछ बातें ऐसी हैं जो रीति रिवाज परंपराएं उनको सामूहिक रूप से हम चूँकि मानते आ रहे हैं, वो सामूहिक प्रतिनिधान का विषय है, इसलिए वो स्थिर हैं, वो नहीं बदलती हैं। सामाजिक परिवेश में हो रहे मामूली परिवर्तन भी व्यक्तिगत प्रतिनिधान को प्रभावित करते हैं, परंतु इसकी तुलना में समाज की मानसिक अथवा वास्तविक स्थिति में परिवर्तन अत्यधिक महत्वपूर्ण घटनाओं जैसे क्रांति या राजनीतिक आंदोलन आदि से ही होता है। जैसे कि फ्रांस की क्रांति से जो विचारधारा बदली, काफ़ी वो पूरे विश्व में प्रभावित हुई, या औद्योगिक क्रांति के बाद जो विचारधारा आई, एक व्यापक स्तर पर जब क्रांतियाँ होती हैं तभी सामूहिक प्रतिनिधान में परिवर्तन आता है। पहले की अवधारणाएं क्या थी, ज़्यादा धर्म के आधार पर थी, व्याख्या धर्म के आधार पर, फिर लॉजिक आया, फिर रेनेसा का काल आया, फिर विज्ञान के ज़्यादा बोलबाला हुआ विज्ञान के विषयों का, और उन्हीं आधारों पर तार्किकता आई। फिर औद्योगिकरण हुआ, चूँकि विज्ञान का उद्भव हुआ, विज्ञान को सम्मान मिलने लगा,
फिर उसके बाद से जब औद्योगिकरण हुआ तो एक अलग समाज का उत्पन्न होना, मतलब ये हुआ कि कृषि से हट के लोगों को अन्य रोजगार में लगने की वो हो गई कि शहरों की तरफ बढ़े। फिर लोगों का गांव से शहर की ओर पलायन भी शुरू हुआ ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में। तो जब फिर जनसंख्या भी बढ़ी, हर चीज़ के लिए जो सोच थी लोगों की, पहले जो सोच थी वो अब बिल्कुल परिवर्तित हो गई। तो क्या हुआ कि एक बड़ी जब क्रांति आती है या राजनीतिक आंदोलन होते हैं कहीं पे भी किसी भी देश में, तो एक बड़ा परिवर्तन लाते हैं वो हमारे पूरे सामूहिक सोच में ही परिवर्तन लाते हैं। यहाँ पे ये कहने का मतलब है, जैसे कि भारत में चला हुआ राष्ट्रीय आंदोलन भी इसका एक उदाहरण है। भाषा और इसके द्वारा निर्मित अवधारणाओं की व्यवस्था सामूहिक विवेचन की उत्पत्ति है। भाषा उसी तरह से अभिव्यक्त होती है जिस तरह समाज सामूहिक अनुभव के तत्वों को प्रस्तुत करता है। भाषा क्या है? एक माध्यम है अभिव्यक्ति का। और हमारे देश में अगर भाषा के अलग अलग भागों में देखा जाए तो वो वहाँ का सामूहिक विवेचन ही तो है कि जिस भाषा को वहाँ अपनाया गया है वो हर व्यक्तियों द्वारा अपनाया गया है और वो एक तरह से सामूहिक अभिव्यक्ति बनी हुई है। और जो हम विचार भी अभिव्यक्त करते हैं उसी भाषा में, तो उस भाषा का व्यक्ति उस विचार को उसी रूप में लेता है। तो ये क्या है? सामूहिक प्रतिनिधान होते हैं। अवधारणाएं सामूहिक प्रतिनिधान है और संपूर्ण समाज में से संबंधित है। यदि ये संपूर्ण सामाजिक समूह से संबंधित हैं तो इसका एक अभिप्राय नहीं है कि ये व्यक्तिगत प्रतिनिधान के औसत को प्रस्तुत करती हैं, क्योंकि ऐसा होने से सामूहिक प्रतिनिधान बौद्धिकता में व्यक्तिगत प्रतिनिधान से निम्न हो जाएंगे। वास्तव में सामूहिक प्रतिनिधान आम व्यक्तियों के ज्ञान से अधिक विस्तृत होते हैं। यानी सबके द्वारा अगर माना जा रहा है किसी बात को, किसी विचार को, तो वो किसी भी व्यक्ति के ज्ञान से अधिक विस्तृत है, इसलिए माना जा रहा है, यानी अधिक सशक्त है। इसीलिए उसको समाज में सबके लिए सम्मान बनाया गया है, ये ऐसा यहाँ पे कहना है। सामूहिक प्रतिनिधान की तरह समाज में व्यापक प्रचलित विचार ही अवधारणाएं होती हैं। ये विशिष्ट वस्तुओं की अपेक्षा वर्गों और श्रेणियों को व्यक्त करते हैं। इसका कारण यह है कि वस्तुओं की अनोखी और परिवर्तनशील विशेषताओं में समाज की रुचि कम ही रहती है। सामूहिक प्रतिनिधान समाज द्वारा ही पैदा होते हैं और ये सामाजिक अनुभवों द्वारा ही फलते फूलते हैं। जैसे कि आधुनिक राष्ट्र राज्यों के संदर्भ में सामूहिक प्रतिनिधान क्या क्या है, इससे पहले मैंने चर्चा की, जैसे कि संविधान, फिर राष्ट्रीय झंडा और जो भी राष्ट्रीय गान हो उसके लिए जो सबके सोच होगी वो सब पे सर्वमान्य और सबके द्वारा अपनाई गई होगी। ये था पूरा सामूहिक प्रतिनिधान, सामूहिक चेतना के बारे में। अब है धर्म और सामूहिक प्रतिनिधान क्या क्या है। दुर्खीम ने धर्म को प्रकृति और समाज से मानव के संबंध का प्रतिबिंब माना है। धर्म को देवताओं में विश्वास तक सीमित नहीं किया जा सकता, क्योंकि ऐसे भी धर्म है जिसमें देवताओं का प्रकट स्वरूप नहीं है। जैसे कि बौद्ध धर्म ईश्वर के अस्तित्व को नकारता है। पुनः सभी धर्मों में ऐसे प्रमुख तत्व हैं जो जीवन की दिनचर्या से जुड़े हुए हैं, जैसे कि खाना पीना, भौतिक वातावरण की वस्तुएं आदि, जिसका देवी देवताओं से कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं होता है। धर्म का आधार समाज के यथार्थ में होता है। दुर्खीम ने माना है ऐसा कि धर्म का आधार क्या है? समाज के यथार्थ में होता है। ऐसा किसने माना? दुर्खीम ने। और दुर्खीम ने धर्म के सामाजिक आधार और समाज के धार्मिक आधार का, ये दो बार रिपीटेशन है, दुर्खीम ने धर्म के सामाजिक आधार का वर्णन किया है। धर्म समाज की पवित्रता का स्वरूप है। धर्म मूल रूप में समाज के लिए व्यक्ति का सम्मान निरूपित करता है या गहन प्रतीकात्मक क्रिया द्वारा व्यक्त होता है। धर्म समाज का या विशेषकर सामूहिक प्रतिनिधान का प्रतिनिधित्व होता है, क्योंकि धर्म क्या है? सामूहिक रूप से मान्य है। वहाँ उसकी जो भी चीज़ें होती हैं, अनुष्ठान या फिर मान्यताएं, वो सबके लिए मान्य होती हैं। इसलिए ये भी सामूहिक प्रतिनिधान का ही प्रतिबिंब होती हैं, धर्म भी। धर्म की प्रकृति की व्याख्या दुर्खीम ने पवित्र के विचार का समुदाय के साथ साथ विश्लेषण किया है। धार्मिक विचार की यह विशिष्ट विशेषता है कि विश्व का विभाजन दो क्षेत्रों में है। एक वह जो पवित्र को समाये हुए है और दूसरा वह जो सभी साधारण लौकिक वस्तुओं को दर्शाता है। जैसे कि विश्वास और पौराणिक कथाएं जो होती हैं, धर्म सिद्धांत और तंत्र कथाएं आदि प्रतिनिधान की वे व्यवस्थाएं हैं जो पवित्र वस्तुओं के सद्गुणों और शक्तियों की प्रकृति को अभिव्यक्त करती हैं। ये पवित्र और लौकिक वस्तुओं के मत संबंधों का भी निरूपण करती हैं। इसी तरह दुर्खीम ने धार्मिक प्रथाओं के पीछे जो धार्मिक विश्वासों
की बाध्यकर विशेषता होती है, दबाव डालने की जो क्षमता होती है, उसको भी दुर्खीम ने देखा है पवित्रता की उसमें अवधारणा में ही। समाज अपने सदस्यों को व्यापक धार्मिक विश्वास से विचलित होने से रोकने के लिए दबाव का प्रयोग करता है। धर्म संगठित व्यवस्थाओं से बनता है। यह अनिवार्य विश्वासों से जुड़ी हुई प्रचलित प्रथाओं का सामूहिक रूप होती हैं। क्या है? एक तो अनिवार्य विश्वासों से जुड़ी हुई प्रचलित प्रथाओं का सामूहिक रूप होती हैं। ये प्रथाएं विश्वासों में पाए जाने वाली वस्तुओं से संबंधित होती हैं। धर्म की प्रकृति बाध्यकर है। प्रकृति कैसी है? बाध्यकारी है। और जो बाध्यकर है उसकी उत्पत्ति समाज में निहित है। और दुर्खीम का मानना है कि जो भी चीज़ बाध्यकारी है उसकी उत्पत्ति कहाँ है? समाज में है। व्यक्ति की धर्म के प्रति मान्यता का अभिप्राय है कि समाज की नैतिक शक्ति में श्रद्धा। इस प्रकार समाज व्यक्ति को आस्थाओं अनुष्ठानों का पालन करने के लिए बाध्य करता है। अतः अनुष्ठानों और आस्थाओं की रचना समाज ही करता है। समाज ही करता है अनुष्ठानों और आस्थाओं की रचना, और बाध्य भी समाज ही करता है। धार्मिक क्रियाओं को निर्धारित करने वाले कारक समाज की प्रकृति में निहित है, यानी जैसा समाज होगा वैसे ही वहाँ की धार्मिक क्रियाओं का निर्धारण होगा। समय के साथ साथ सामाजिक व्यवस्था में परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप धार्मिक आस्थाओं और रीति रिवाजों आदि के विभिन्न स्वरूपों में परिवर्तन और विकास होता रहता है। वर्तमान में बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें अगर धार्मिक आस्थाएं हैं, रीति रिवाज है, उसमें बहुत सारी चीज़ें, नए मूल्यों को, नई चीज़ों को आप जुड़ते हुए देखेंगे, नए आधारों को। तो वही जो है समाज का जब स्वरूप परिवर्तित होता है तो उसमें भी परिवर्तन आता है। दुर्खीम के अनुसार सामाजिक अस्तित्व की स्थितियों के विश्लेषण से धर्म की वास्तविक प्रकृति व्यक्त की जा सकती है। यानी जैसा समाज होगा, धर्म की जो मूल प्रकृति होगी उसको भी हम व्यक्त कर सकते हैं। धार्मिक प्रतिनिधान को सामूहिक चेतना की प्रकृति के रूप में देखना चाहिए। ये सामाजिक जीवन में विचारों के निर्माण तथा सामूहिक प्रतिनिधान में गहरी रुचि विकसित करने में सहायक होते हैं। ये दुर्खीम का कथन है, इम्पोर्टेंट है कि सामाजिक जो अस्तित्व होता है और उसका अगर हम विश्लेषण करें कई स्थितियों में, तो धर्म की वास्तविक जो प्रकृति होगी वो भी पता चल जाएगी। और ये सामूहिक चेतना की प्रकृति होती है। धार्मिक जो प्रतिनिधान हम प्रचलित जो भी मूल्य मानदंड मानते हैं धार्मिक आधारों पे, सामूहिक प्रतिनिधान साधारण से साधारण वस्तु को एक शक्तिशाली पवित्र स्वरूप प्रदान कर सकता है। इतनी शक्ति होती है सामूहिकता में। अगर हम किसी छोटी सी चीज़ को भी, जिसका कोई अस्तित्व नहीं है इस पूरी ब्रह्मांड में, लेकिन अगर हम उसको सूक्ष्म तत्व को भी कह दें कि ये ईश्वर का प्रतीक है, तो उसके लिए क्या होगा? धारणा बदल जाएगी। अब वो छोटा सा जीव भी सबके लिए बहुत ही पूजनीय हो जाएगा। यही बात यहाँ पे इन्होंने कही है कि इस प्रकार किसी वस्तु को दी गई शक्तियाँ केवल विचार पर आधारित होती हैं, लेकिन फिर भी वे वास्तविक स्वरूप धारण कर लेती हैं। भौतिक ताकत की तरह वे व्यक्तियों के आचरण को सुनिश्चित करती हैं। इस प्रकार सामाजिक विचार व्यक्तिगत विचार के ऊपर आदेशात्मक सत्ता प्राप्त कर लेता है। सामाजिक विचार परिस्थितियों के अनुसार वास्तविकता में वृद्धि में कमी कर सकता है। इस प्रकार एक विचार भी सामाजिक जीवन में एक यथार्थ बन सकता है। इसीलिए धार्मिक विचार या आस्थाएं भौतिक वस्तुओं से जुड़ी रहती हैं जो उनको प्रतिबिंबित करती हैं। ये सारी बातें इस नोट्स में ऐसे धर्म के बारे में कही गई हैं कि कैसे धार्मिक जो मान्यताएं होती हैं कैसे समाज में सभी सदस्यों के ऊपर बाध्यकारी बनती जाती हैं और सबको मानना अनिवार्य होता है। किसी भी अगर कोई छोटे से छोटा तत्व है जिसको हमने धार्मिक स्वरूप दे दिया है तो उसको हम सभी पे वो बाध्यकारी रूप से लागू होगा, उसको पवित्र मानना। धार्मिक शक्ति जो होती है समूह द्वारा अपने सदस्यों में व्याप्त एक मुख्य भावना है। यह व्यक्तियों की चेतना के बाहर प्रक्षेपित है। ये धार्मिक भावनाएं किसी वस्तु से संबद्ध हो जाती है जो पवित्र बन जाती है। यही वस्तु जो होती है किसी भी तरह की हो सकती है। पूजा की वस्तु के आंतरिक गुणों से धार्मिक आस्था का कोई मतलब नहीं है होता। जैसे कि हिंदू धर्म में अगर हम माने दीपक एक प्रतीक ही तो है, दीपक जलाना, कैंडल जलाना ईसाइयों में। इसी तरह से मतलब हर धर्म में एक एक चीज़ें कुछ ना कुछ जो है प्रतीक रूप में वो सबके लिए उतनी ही पवित्र हैं, उस समाज के पूरे सदस्यों के लिए मान्य है। समाज धार्मिक आस्थाओं को पूजा की वस्तुओं से जोड़ देता है। ये साधारणतः सामूहिक प्रतिनिधान का ही प्रतीक है। फिर यहाँ पे दुर्खीम ने आदिम समाजों में कुल के सदस्य का अनुभव करते हुए कहा है कि एक सामान्य प्रतीक जैसे पौधा, जानवर, अरुणा जनजाति में उन्होंने अध्ययन किया है धर्म का,
तो उसी के आधार पर यहाँ पे व्याख्यायित है कि एक समूह को कौवा कहा जाता है, जबकि दूसरे को हंस या नाग। कुछ ऐसे भी समूह हैं जिनका नाम किसी जगह से जुड़ा होता है, यह नाम उन्हें कई तरह से सहायता करता है। ऐसे प्रतीकों को कई समाजों में टोटम कहा जाता है। सामूहिक जो प्रतिनिधित्व करते हैं उनको टोटम का नाम दिया गया है। तो ये जो है टोटम के प्रति उन समाजों में जो मनोवृत्ति होती है, लोगों की जो आस्था होती है, वो कुछ भी हो सकता है उस टोटम के अंतर्गत, चाहे वो पशु होगा, पौधा होगा, कुछ भी हो सकता है उसके लिए, लेकिन सामूहिक रूप से लोगों का जो विचार होगा वो एक होगा। गंभीर आकस्मिक संकट के समय भी वो अपने पहले उसकी पूजा करते हैं और उसे मारने या नष्ट करने के पहले सामूहिक क्षमा याचना करते हैं। अपने टोटम के प्रतीक को सुरक्षित रखने के लिए अनुष्ठानों की एक व्यवस्था होती है। इस प्रकार एक कुल का टोटम बाह्य रूप से टोटम के सिद्धांत की एक अभिव्यक्ति है, अर्थात परम शक्ति, एक सुपीरियर पावर। यह एक निर्धारित समाज जैसे कुल का प्रतीक भी होता है। यही कुल की पताका है। इस चिन्ह से एक कुल अन्य कुलों से अपनी अलग अस्मिता बनाए रखता है। यह कुल के अस्तित्व का एक स्पष्ट प्रतीक होता है, इसलिए यह एक साथ समाज और अलौकिक शक्ति का प्रतीक होता है। कुल का देवता अर्थात ऐसा टोटम सिद्धांत अपने आप में ही कुल होता है। अतः पौधे या जानवर जैसे प्रत्येक टोटम के स्वरूप में कुल अपना अस्तित्व निरूपित कर लेता है। पवित्र वस्तु का सामूहिक प्रतिनिधान पूजा पद्धति है। धर्म का विचार सामूहिक प्रतिनिधान में शुरू होता है और इन्हीं द्वारा प्रचलित होता है। विश्वासों, विचारों, मूल्यों एवं धार्मिक विचारधाराओं के द्वारा ये प्रतिनिधान प्रतिबिंब होते हैं। यह आस्था रखने वालों के समुदाय में अनुष्ठान एवं पूजा पद्धति के माध्यम से व्यवहार में लाए जाते हैं। ये सारी बातें थी धार्मिक प्रतिनिधान के बारे में कि कैसे कैसे विकास होता है, कैसे उनका अस्तित्व होता है और कैसे लोगों द्वारा उसको मान्यता दी जाती है और फिर वो जड़ें कैसे अपनी जमा लेता है और फिर उसके सबकी अभिव्यक्ति बन जाता है, एक कुल बन जाता है। तो दुर्खीम ने मानव समाज और प्रकृति के संबंध पर विचार किया है। उनके अनुसार प्रकृति का अध्ययन विज्ञान द्वारा अधिकाधिक होने लगा है। इस प्रकार विज्ञान के विस्तार ने धर्म के क्षेत्र को कम कर दिया है। इनका मानना है कि विज्ञान ने जो विस्तार हुआ है उससे धर्म का क्षेत्र कम हुआ है। ज्ञान के सभी स्वरूपों अर्थात पवित्र एवं लौकिक को पहले धर्म निरूपित करता था। विज्ञान के विकास से अब लौकिक का क्षेत्र बढ़ गया है। पहले धार्मिक कर्तव्य को नैतिकता समझा जाता था। दुर्खीम ने कहा है कि उस कर्तव्य के धार्मिक भाव को अस्वीकार किया और लौकिक नैतिकता में अपना विश्वास व्यक्त किया। उसके अनुसार आधुनिक समय में समाज में नैतिक व्यवस्था के लिए लौकिक नैतिकता आधार प्रस्तुत करेगी। इस प्रकार लौकिक नैतिकता समूह चेतना का एक नया स्वरूप बन सकती है। यानी क्या क्या कहा उन्होंने, नैतिकता को भी आधार माना है, सामूहिकता को आधार माना है, परिवर्तन को, बदलते दौर को और समाज को, कि कैसे समाज बदलेगा तो कैसे उसकी जड़ें कमज़ोर होंगी, प्रतिनिधान कैसे बदलेंगे, अगर समाज में कोई त्रुटि उत्पन्न होगी तो कैसे बदलेगा, अंतःकरण कैसे होता है, उसके बाद कैसे सामूहिक प्रतिनिधान बनते हैं और धार्मिक आधारों पर प्रतिनिधान कैसे बनते हैं जो सबके लिए सम्मान होते हैं, सबके लिए आदरणीय होते हैं, पवित्र कैसे बनते हैं, लौकिक कैसे बनते हैं। अब इस पूरे उसमें इन्होंने इस चीज़ की पूरी अच्छे से चर्चा की है, तो उसको आप अच्छे से पढ़ भी सकते हैं। इसका जो समरी है कि दुर्खीम ने समाज और व्यक्ति के मध्य संबंध का अध्ययन किया। उसका विश्लेषण समाज पर आधारित है, किसी व्यक्ति विशेष या उसकी इच्छा पर नहीं है। भाषा और विचार की श्रेणियां तभी अर्थपूर्ण हैं जब एक से अधिक व्यक्ति उनका उपयोग करते हैं। इस प्रकार विचार अपने व्यवहार और उत्पत्ति में सामूहिक है। धर्म भी व्यवहार और विचार की एक सामूहिक पद्धति है। सरल समाज के धर्म में सामूहिक पद्धति को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया की जनजातियों में सामूहिक पद्धति का जो पालन करते हैं धर्मनिर्वाह, और उल्टा जनजाति जो उन्होंने कहा टोटम का नाम दिया उसके बारे में है कि सामूहिक पूजा पद्धति कुल में संगठित लोगों की सामूहिक अस्मिता को निरूपित करती है। फिर अंतिम लाइन में है कि प्रकृति की जानकारी जैसे जैसे बढ़ती है, विज्ञान लोगों की लौकिक दृष्टि बढ़ाता है तथा सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए लौकिक नैतिकता को अधिक महत्व दिया जाने लगता है, जैसे कि वर्तमान समाज में। तो इन्होंने पूरा शुरुआत से आदिम समाज से और अभी तक के आधुनिक समाज तक का उन्होंने चर्चा की है। और अगर देखें तो अभी भी दुर्खीम का जो सिद्धांत है जो बनाया हुआ वो अभी भी इतना प्रासंगिक है कि यदि आपके सामने कोई भी ऐसी चीज़ें आएंगी, अभी वर्तमान में बहुत सी बातें उठ के आ रही हैं सामने, जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ कितना दुर्खीम का ये सामूहिक प्रतिनिधान वाला सिद्धांत कितनी व्यवहारिकता में कितना लागू हो सकता है। आप इस चीज़ को आप देख सकते हैं वर्तमान में भी, जब बदलते दौर में समाज में चीज़ें बदल रही हैं, सोच बदल रहा है, विचारधाराओं में परिवर्तन आ रहा है, उस तरह से
अब ये शब्दावली है जो विशेष, इसको मैं धीमे धीमे स्लाइड चला रही हूँ, आप इसको पढ़ लीजिएगा कभी कभी, ये बहुत हेल्पफुल रहती हैं। इस वीडियो में इतना ही। अब नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वो एकात्मकता के प्रकार पर होगा, दुर्कीम से ही जुड़ा हुआ है। फिर ये मतलब लगभग पूरा कंप्लीट हो जाएगा। फिर इसकी जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट अवधारणा है वो मैं समरी रूप में दे दूँगी बाद में रिवीजन के लिए। और ये तो इग्नू को मैंने सोर्स बनाया है, इसलिए बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है थोड़ा मुझे इसको एक्सप्लेन करने में, ताकि आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा, इसलिए मैं इसको वॉइस के साथ एक्सप्लेन करने की, मतलब एक तो इसमें जो दिया हुआ है वो चीज़, और फिर क्या हो सकता है क्या है वो मैं कोशिश करती हूँ कि आप तक वो चीज़ पहुँचे। और आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इससे पिछले वीडियो का जो भी लिंक है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूँगी, तो प्लीज़ आप देख लीजिएगा। और ये आपको काफ़ी लाभप्रद रहेगा ये आपके लिए। और जो भी गलतियाँ हुई हों उसके लिए सॉरी। और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। हैव अ नाइस डे।